गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बुक सेकंड, थीम 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, अबाउट 14 to 16 सेंचुरी। के इतिहास की या इस समय सीमा पर हम लोग इस लेसन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य क्या था, कौन कौन से वंशों ने, डायनेस्टीज ने वहाँ राज किया है, और जनरली मोस्टली इतिहास से थोड़ा भी संबंध रखने वाले विद्यार्थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते जरूर होंगे कुछ ना कुछ। और उनमें से भी कृष्णदेवराय को, जो बाबर के समकालीन कंटेम्परेरी विजयनगर का शासक था। बाबरनामा में भी कृष्णदेवराय का जिक्र है। देखिए, विजयनगर या विजय शहर, विजय का शहर, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजयनगर या विजय का शहर। एक शहर यानी कि सिटी और एक साम्राज्य, ये दोनों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। एक साम्राज्य का भी नाम है, एक सिटी का भी नाम है, दोनों के लिए ये यूज किया गया शब्द है विजयनगर। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में, और अगर सही एग्जैक्ट सन बताया जाए तो 1336 यानी कि 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने की थी। ये जो था अपने चरम उत्कर्ष पर, इसका जो विस्तार था नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण साउथन तक फैला हुआ था। 1565 दैट इज 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था, जिसे तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा या राष्ट्र तगड़ी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की चर्चा करेंगे हम बाद में। ये उजाड़ दिया गया, हालांकि 17वीं 18वीं सदी तक ये पूरी तरह से शहर या सिटी नष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब क्षेत्र के निवासियों की जो स्मृतियां हैं उनमें ये जीवित रहा। द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह। उन्होंने इसे नया नाम रखा इसका, और इसका नाम हम्पी कर दिया गया। इस नाम का जो स्टार्टिंग है, यहाँ की स्थानीय जो माता देवी थीं, जिनका नाम पंपा देवी था, उनके नाम का से किया गया था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ पुरातात्विक खोजें, स्थापत्य के नमूने, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को रिकंस्ट्रक्शन या रीडिस्कवर करने में विद्वानों की सहायता की है। अब चलते हैं नंबर 1 बात पे। अगली बात करते हैं हम हम्पी की खोज, डिस्कवरी ऑफ हम्पी।
देखिए, हम्पी के जो भग्नावशेष थे वो 1800 एडी में एक इंजीनियर था जिसका नाम, इंजीनियर भी था और पुरातत्ववेत्ता भी था, जिसका नाम कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। इसके द्वारा ये प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजी जो क्या था, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी था, एक अधिकारी था, ने इस स्थान का सबसे पहले जो था वो सर्वे किया और एक मैप तैयार किया। इसके द्वारा जो हासिल की गई शुरुआती जानकारियाँ थीं वो विरूपाक्ष मंदिर तथा पम्मा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित जो थे उनकी स्मृतियों पर आधारित थी। लेटर ऑन, बाद में 1856 में डलहौजी के समय, जिस समय गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड डलहौजी था, छायाचित्रों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करना प्रारंभ किए। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में कई दर्जन अभिलेख इकट्ठा किए या अभिलेख इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिए। तो इस सिटी तथा जो साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में जो इतिहासकारों ने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, उसमें विदेशी यात्रियों के वर्णन, जिसे हमने अध्याय पहले में वो डिलीट हो गया अध्याय, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, उसमें हमने कुछ वृत्तांत पढ़े थे। वहाँ पर भी विजयनगर का जिक्र आया था। लास्ट में जा कर के जो अन्य ट्रेवलर्स थे उनमें कई ऐसे ट्रेवलर्स का भी जिक्र था जो विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने गए थे और इन्होंने अपना आंखों देखी कमेंट्री या वर्णन किया है। तो देखिए, इतिहासकारों ने इन रिसोर्सेज का विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं, ट्रेवलर अकाउंट जो हैं, तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में जो लिखे गए साहित्य से उनसे इनका मिलान किया तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल गई। अब कभी कभी कमेंट के रूप में पुरातत्ववेत्ताओं या कुछ नेम आ जाते हैं, से हमने ही कई सवाल यूटी में पूछ दिए थे। हमने अभी जिक्र किया था कर्नल मैकेंजी का। देखिए, कर्नल मैकेंजी जो था, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1754 ईस्वी में। ये पेशे से एक इंजीनियर था, सर्वेक्षक था और मानचित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ। 1815 में यह पहला भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया और अपनी मृत्यु तक थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, यानी कि 1821 तक इस पद पर यह कार्यरत रहा और ये तमाम खोजें भारत के इतिहास के संदर्भ में करता रहा। चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे की घटना ये है, अगर आप पुस्तक को देखेंगे NCERT तो पॉइंट 2 राय, नायक तथा सुल्तान। देखिए, जो ट्रेडिशन है और जो अभिलेखीय प्रमाण हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी, जैसा मैंने पहले बताया आपको, 2 सगे भाइयों ने, संगम वंश के सगे भाई थे, हरिहर और वोक्का, 1336 ईस्वी में की गई थी। उस समय अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर राज कर रहा था। इस साम्राज्य की जो स्टेबिलिटी थी वो स्थिर नहीं थी। सीमाओं में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे,
और अलग अलग ट्रेडिशन रीति रिवाज को अपनाने वाले लोग थे। डाइवर्सिटी बहुत अधिक साम्राज्य के अंदर थी। अपनी उत्तरी सीमाओं को देखें, अगर नॉर्थ इसकी सीमाओं पर देखें तो विजयनगर जो किंग थे, राजा थे, शासक थे, रूलर थे, इन्होंने अपने कंटेम्परेरी जो रूलर्स थे या शासक थे, जिनमें दक्कन के सुल्तान मुख्य रूप से इनके प्रतिद्वंदी थे। उड़ीसा के भी थे गजपति शासक उड़ीसा के भी इनके प्रतिद्वंदी थे। और दक्कन के मुख्य रूप से जो 5 संतनतें दक्कन में, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये दक्कन की जो 5 रियासतें थीं, आप जानते ही हैं, इन्होंने सब ने मिल करके 1565 ईस्वी में बैटल ऑफ तालीकोटा में राम राय जो प्रधानमंत्री था अरविंदु वंश का, ये साम्राज्य नष्ट किया गया था। हारे थे ये लोग, विजयनगर साम्राज्य वाले लोग। तो देखो भाई, ये उर्वर नदी घाटियाँ तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से जो प्रोडक्शन या संपदा पैदा हो रही थी, उस पर अधिकार के लिए यहाँ संघर्ष था। अगर हकीकत पूछी जाए तो रायचूर द्वाद को लेके दक्कन की जो 5 रियासतें थीं, 5 जो राज्य थे, उनसे इसका डिस्प्यूट या स्ट्रगल या संघर्ष रहता था विजयनगर साम्राज्य दोआब को लेके। रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो हिस्सा था, उसको लेकर के हमेशा इनमें लड़ाई रहती थी, क्योंकि नदियों के बीच की भूमि जो है उर्वरा होती है, और लैंड के लिए ये लोग लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। साथ ही इन राजाओं के बीच संपर्क से विचारों का भी आदान प्रदान था, हरदम लड़ाई नहीं रहती थी। कभी कभी कभार जो थे ये आपस में मिलते भी थे, संस्कृति का, कल्चर का, रीति रिवाजों का आपस में एक्सचेंज भी होता रहता था, आदान प्रदान भी होता रहता था। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर के जो रूलर थे, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक अवधारणाएं थीं, तो उनके जो भवन निर्माण में तकनीकी को जो उन्होंने प्रयोग किया था, वो तकनीकी जो आगे जो डेवलप हुई, इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसल के राज्यों को के विकास में भी बड़ा योगदान दिया था। इस क्षेत्र के जो रूलर थे या रूलर वर्ग जो था, वो विशाल मंदिरों जैसे तंजावर का के बृहदेश्वर मंदिर, वेलूर के चन्नाकेशव मंदिर को इन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों या किंग्स जो थे, वो अपने आप को राय कहते थे। इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसे कि हम आगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग 2.1 जो प्रकरण है हमारा, रूलर एंड ट्रेडर्स, शासक और व्यापारी। सिंस फॉर दैट टाइम वाइटल जो फील्ड था, उसमें सबसे जो प्रभावशाली थी वो हॉर्स आर्मी थी, घुड़सवारी से आधारित था। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का एक इम्पोर्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो गया था। विकास ये ट्रेड स्टार्टिंग स्टेप में अरब ट्रेडर्स के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल होता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन एक्सचेंज में हिस्सा लेते थे। वट 1448
में भारत में पुर्तगालियों का पदार्पण हुआ। शायद आप लोग जानते हो, वास्को डी गामा लिस्बन जो पुर्तगाल की कैपिटल है, वहाँ से चला। केप ऑफ गुड के नाम से उसकी यात्रा प्रसिद्ध हुई। हालांकि वो अमेरिका खोजने निकला था, लेकिन भटक गया इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं। लेकिन वो भटक करके भारत आया और भारत के केरला के तट पे शायद 22 अप्रैल या मई 1498 में तूतीकोरन मालाबार तक केरल में सबसे पहला यूरोपीय यात्री आया, नाविक आया समुद्र के मार्ग से व्यापार की तलाश में। तो वास्को डी गामा से हम लोग परिचित हैं। ये पुर्तगाल के थे। तो जब इनका भारत में पदार्पण हुआ पुर्तगालियों का, तो सब कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न तट थे उन पर इनके व्यापारिक और सामरिक महत्व के केंद्र स्थापित होने लगे, बल्कि ये प्रयास करने लगे। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले अरब ट्रेडर्स यहाँ मौजूद थे, तो उनसे इनका संघर्ष होना स्वाभाविक था। लेकिन इनका संघर्ष होना भी स्वाभाविक था, संघर्ष भी हुआ, इनका जीत इनकी हुई। क्यों? इनके पास जो टेक्निक थी वो अरबों से एट दैट टाइम सुपर थी। कैसे सुपर थी? ये स्पेशली गन्स यानी कि बंदूक का प्रयोग करते थे, जो इस काल में बिल्कुल एक नई चीज़ थी। और भी कई कारण हो सकते हैं। और ये झगड़ा क्यों था? झगड़ा ये था, देखिए मैंने बहुत पहले इतिहास के विद्यार्थियों को बताया कि प्रारंभ में 11th में हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ें, पहला चैप्टर डिलीट हो गया है 11th के अंदर हिस्ट्री में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम उसका नाम है। तो वहाँ से स्टार्टिंग करके अगर हम देखें तो वास्तव में मनुष्य के विकास की पूरी जो कहानी आई है कि आज जो मनुष्य है या होमो सैपियन जो है उसका विकास किस प्रकार हुआ संसार के अंदर, तो हमको पता चलता है वहाँ। उसी में विकास की दौड़ में मानव जो था प्रारंभ में, जब तक कि संपत्ति का सृजन नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं हुई। जब संपत्ति का निर्माण हो गया, संपत्ति आ गई, तब लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। प्रारंभ में मनुष्य निस्वार्थ, निष्कपट, निस्वार्थी व्यक्ति था, कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी और विकास ने होड़ लगाई है, और कभी कभी विकास विनाश भी होता है, विकास लड़ाई झगड़ों का कारण भी होता है। एक के लिए जो विकास होता है, दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। विकास की बड़ी अपनी अजीब व गरीब कहानी है। खैर वो आप पढ़ लेना अर्थशास्त्र में। देखिए विजयनगर भी हमने ये संपत्ति का नाम लिया क्योंकि ये पुर्तगाल के लोग भी आ गए, अब यूरोप के लोग भी आ गए व्यापार करने के लिए। यूरोपियों का आगमन हो गया, ठीक है। क्यों भाई ये व्यापार करने आए? ये व्यापार करने इसलिए आए कि दक्षिण भारत में मसाले और वस्त्र और रत्न जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत कीमती थे। तो वो वहाँ से लालायित हो रहे थे ये लोग व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली। ऐसे सिटीज के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठित मानक बन जाता था। यहाँ की जो समृद्ध जनता थी, प्रॉस्पर जो पब्लिक थी, वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी कि उनके पास मनी था, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब आगे आते हैं राज्य का 2.2
राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। विजयनगर जो था कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम बिंदु पर था, लेकिन उसका पतन जो था वो भी होता, जिसका उत्थान है उसका पतन तो होगा। देखिए भाई, राजनीति में सत्ता के जो दावेदार होते हैं वो उनमें शासकीय वंश होते हैं। जैसे विजयनगर में अभी हम 4-5 वंश राजवंश देखेंगे। वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर ही शामिल होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं मोनार्की में, राजतंत्र में। तो देखो, भले पहले राजवंश जो संगम वंश था, जिसके नाम पर संगम वंश, इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था और उन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले तो मैंने बता दिया कि विजयनगर विजयनगर का मतलब है विजयी शहर, और विजयनगर एक साम्राज्य भी है और विजयनगर एक साम्राज्य का भी नाम है और विजयनगर एक सिटी का भी नाम है, आज भी है विजयवाड़ा। तो देखो भाई, राजवंश शामिल थे, संगम वंश था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने इस स्थापना की थी और उन्होंने अपने पिता के नाम पर अपना वंश नाम रखा, डायनेस्टी दी, जिसका नाम संगम वंश रखा। ये हरिहर और बुक्का के पिता थे। ये 1485 तक संगम वंश के नियंत्रण में विजयनगर रहा, कंट्रोल में रहा। इसके बाद इन्हें जो था सुलभ वंश के शासकों ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे, इन्हीं के सैनिक कमांडर थे, सामंत थे। ऐसा अक्सर इतिहास में देखा गया है कि सैनिक कमांडर ही एक दूसरे के राज्य को उखाड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा हमने ये तो पढ़ा देखा है इतिहास में। सुलभ वंश के लोगों ने संगम वंश को उखाड़ फेंका, जो 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक कायम रहा था संगम वंश है क्या, वो भी मैंने बताया आपको। इसके आगे चलते हैं तो कमांडर थे वो ये 1503 ईस्वी तक सत्ता में काबिज रहे। इसके बाद तुलुब वंश के लोग आ गए और यही वो तुलुब वंश है। अब सुलभ वंश और अरविंदु वंश और रह गए, इसमें 5 वंश हैं, डायनेस्टी हैं। तो देखो भाई, जो तुलुब वंश के कब्जे में चला गया 1503 के बाद में, और इसी वंश के एक बहुत प्रतापी राजा, एक कला प्रेमी राजा, एक साहित्य प्रेमी राजा, एक स्थापत्य आर्किटेक्ट, वास्तुकला प्रेमी राजा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन हिस्ट्री, इन्हीं की वजह से विजयनगर राज का ज़्यादा नाम संसार में फेम हुआ। उनका नाम है तुलुब वंश के शासक कृष्णदेवराय। देखिए भाई, कृष्णदेवराय के जो शासन की चारित्रिक विशेषता और विस्तार का जो दृढ़ीकरण था, उस टाइम तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र रायचूर दोआब के नाम से पहले डिस्कस किया हमने, जाना जाता था, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है। 1512 ईस्वी उड़ीसा के शासकों के, मैंने बताया गजपति शासक, पहले वर्णन हो चुका है इसका, उन पर भी इन्होंने शासन कर दिया और बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह इन्होंने पराजित कर दिया। दो दक्कन की 5 मुस्लिम रियासतें, जिसमें एक बीजापुर, गोलकंडा, बीदर, बरार, तथा 1520 ईस्वी का ये वाक़या है। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता, लेकिन फिर भी एक अतुलनीय क्षति, शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला राज्य था विजयनगर कृष्णदेव के नेतृत्व में। कुछ बेहतरीन मंदिरों के, जैसे विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेवराय ने बनाया। 8 तेलुगु भाषा के दिग्गज कवि, इनके अष्टदिग्गज कवि रहते थे इनके यहाँ। ये कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा इम्पोर्टेंट साउथ इंडियन
मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को ही जाता है। आपने देखा था मंदिर निर्माण कला द्रविड़ शैली, नागर शैली और वासर शैली, 3 शैलियों में मंदिर निर्माण की होते थे। तो द्रविड़ शैली के मंदिर होते थे, उसमें गोपुरम का निर्माण नहीं होता था, लेकिन कृष्णदेवराय ने गोपुरम का निर्माण किया। ये उड़ीसा के मंदिरों में देखा जाता है। तो कृष्णदेव को ही जाता है। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने अपनी माँ के नाम से विजयनगर के बिल्कुल करीब नगल, इसके कई नाम हमने लिखे देखे हैं, बर्तनी मिस्टेक होती है। तो अपनी माँ के नाम से उन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था नगलपुरम। ये IAS परीक्षा में पूछा गया था 2017 या 18 में प्री एग्जाम में। कृष्णदेवराय के द्वारा नागदलपुर नगर किसने बसाया था, मुझे खूब ध्यान है, मैंने पेपर देखा था IAS का, पूछा गया था ये सवाल। तो नगदलपुर नामक उपनगर की स्थापना को की थी इन्होंने। नगदलपुरम इनकी माँ का नाम था, अपनी माता के नाम से इन्होंने ये नगर बसाया था और बिल्कुल ये उपनगर था विजयनगर का। कृष्णदेवराय की जो मौत है या मृत्यु है वो 1529 में हुई थी। और सब समझ गए पानीपत का बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, यानी कि बाबर आ रहा था यहाँ 1529। 1530 तक बाबर रहा था। बाबर ने बाबरनामा में भारत के एक ही राज्य का, एक ही राजा का जिक्र किया है और भूर भूर के कृष्णदेवराय की उन्होंने प्रशंसा की है। तुर्की भाषा में बाबरनामा ग्रंथ बाबर ने स्वयं लिखा था। तो देखिए, कभी कभी सवाल पूछा जाता था इनमें से कौन बाबर के समकालीन है। तो ध्यान रखते हैं बच्चे ऐसी चीज़ों को जो आगे आपको जब कंपैरेटिव एग्ज़ाम आए तो उसमें आपको क्या हो कि परीक्षा देने के लिए आपको अलग से कोचिंग करना पड़ती है। फिर देखते हैं अरे ये तो हमने कभी देखे नहीं, जबकि आप 11th-12th में वो चीज़ पढ़ के जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए भाई, 1542 तक केंद्र पर जो नियंत्रण एक अन्य राज्य की वंश आ गया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की जब मौत हो जाती है तो तुलुक वंश जो है कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे दूसरे जो नायक हैं वो अरविंद वंश के लोग आ जाते हैं 1542 ईस्वी में, और जो 17वीं सदी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहते हैं। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर जो रूलर थे और साथ ही साथ जो दक्कन के रूलर थे उनमें आपस में रायचूर द्वार को लेकर के रायचूर द्वार क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उर्वरा क्षेत्र था, उसको भूमि लैंड को लेकर के इनमें डिस्प्यूट रहता था। तो एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी अरविंद वंश में प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम राम राय था, सदाशिव राय इनके सेनापति थे। राक्षस तगड़ी का बैटल बता रहे हैं या तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं इसको, 1565 में हुआ था। ये रायचूर द्वार को ही लेकर हुआ था। हालांकि इन्होंने राम राय ने बहुत डिप्लोमेसी की, कूटनीति अपनाई और इन पांचों राज्य जो मुस्लिम सल्तनत थी, मुस्लिम जो राजा थे पांचों, इनको आपस में डिवाइड करने का काम किया। लेकिन वो युद्ध के दौरान एक स्टेट को, एक सल्तनत को छोड़ दें, 4 इकट्ठे हो गए और राम राय अरविंद वंश के जो शासक थे राक्षस तगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा के में बुरी तरह पराजित हो गए। इनके मुख्य सेनापति सदाशिव राय जी थे। तो ये अरविंद वंश का समय है। सवाल पूछे जाते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा का जब हुआ था तो विजयनगर में किस राजवंश का राज था। तो देखिए भाई, अंततः इन्होंने बहुत सारे समझौते भी किए, लेकिन युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में
विजयनगर की सेना जो थी प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजसी तगड़ी अर्थात तालीकोटा के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, खानदेश और बरार, ये 5 रियासतें थीं। अब 3 तो मुख्य रियासतें थीं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन्होंने मिल करके बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ा था, जिसमें गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा जो अरविंद वंश की शासक थे उनको बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी। विजयी सेनाओं ने विजयनगर सिटी को पर धावा बोला और उसे बुरी तरीके से लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर जो था वो स्थापित होने लगा, जहां अरविंदु वंश ने पेनुकोडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी कि तिरुपति के समीप से शासन किया। तो देखिए, हालांकि जो सिटी थी विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं उस शहर के, फिर भी सुल्तानों और राय का मतलब है, देखो कृष्णदेव राय की उपाधि ये आपके जो थे, क्या बोला जाता है, राय की उपाधि जो है ये विजयनगर के सम्राटों की थी या राजाओं की थी। ठीक है, तो रायों के संबंध और धार्मिक हालांकि डाइवर्सिटी होती थी, पर भी वो हमेशा एक दूसरे के इनेमी रहते थे, कभी मित्र भी बन जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णदेव राय ने जो सल्तनतें जो थीं उनमें सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन भी किया और एवन राज की स्थापना करने वाला विरुद्ध भी धारण करके गौरव महसूस किया। एवन राज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना हमारी बात को, कि एवन राज का विरुद्ध धारण करने वाला ये फर्स्ट एंड लास्ट भारतीय शासक है कृष्णदेव राय। ठीक है, इसी प्रकार बीजापुर के जो सुल्तान थे कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद वो भी अपना सहयोग करते थे। विजयनगर ने उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए इंटरफियर किया था। वास्तव में विजयनगर के जो रूलर और सल्तनत के जो राजा थे दोनों ही एक दूसरे से स्थायित्व को निश्चित करने की मंशा रखते थे। ये राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके कारण उसने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध करने का असफल प्रयास किया है, किंतु वे सुल्तान एक हो गए, देखो बैटल ऑफ तालीकोटा में, और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित भी कर दिया था। अब राय तथा नायक में क्या फ़र्क होता है, बस इतना और हम लोग जान लें। राय तथा नायक में क्या फ़र्क होता है। देखिए, राय और नायक, देखो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सबसे प्रमुख क्या होती है, सेना होती है, जो जनरली दुर्ग, किलों, फोर्ट पर कंट्रोल रखती है और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते हैं। जनरली वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील भी रहते हैं और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते हैं। समझ आ गया कि नायक किसे कहते हैं। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता है और ये आम तौर पर तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की जो सॉवर्निटी थी या प्रभुसत्ता थी उसके आगे समर्पण भी किया था, पर ये प्रायः विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था नायकों। अब आते हैं, राय की बात हो गई, अब अमर नायक की बात करते हैं। देखिए, अमर नायक जो सिस्टम था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी।
ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शासन सिस्टम के कई तत्व दिल्ली की जो सल्तनत थी इक्ता सिस्टम उससे लिए गए थे। इक्ता के बारे में तुमने जो जरूर पढ़ा होगा क्लास 6 में 7th में मेडिवल हिस्ट्री। तो देखिए अमर नायक सैनिक कमांडर थे और राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्रों में ये नियुक्त किए जाते थे। किसान और शिल्पकारी भी थे। व्यापारियों भू राजस्व कर वसूल ये करते थे। राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़े और हाथियों में के दलों में ये बांट देते थे। ठीक है, कुछ धन अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर जो रूलर थे उनको एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति प्रदान करते थे। ठीक है, और किसी मदद के लिए उन्हें पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने कंट्रोल में करने के लिए राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च कर देते थे। नहरों का जाल भी बना पाया गया है आपके इस राज्य में। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट अवश्य दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे कि भाई हम आपके सामंत हैं, हम आपके अधीन हैं, भेंट दे करके। राजकीय दरबार में वो गिफ्ट के साथ हिमसेठ प्रेजेंट हुआ करते थे, खुद पर उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर भी ट्रांसफ़र कर दिया करता था, पर उन पर अपना कंट्रोल दर्शाता रहता था। 17वीं सदी में इनमें से कई नायकों ने अपने को स्वतंत्र राज घोषित कर दिए। इस कारण केंद्रीय राज की जो सेंट्रल पावर थी उसका विघटन तेजी से होने लगा। ये स्थिति आ गई। अब आता है विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश। जो विजयनगर कैपिटल है और उसके जो चारों तरफ जो क्षेत्र है वो क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा देख लेते हैं। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही ये भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली के से अभिलक्षित शहर था। बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स आएंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, अगर नक्शे पर हम बने विजयनगर को पहचाने तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। क्या आप उनसे जो नदियाँ जुड़ती हैं तुंगभद्रा, कृष्णा, वो भी उसके बारे में भी आपने पढ़ा है, लेकिन शहर के विषय में जो खोज की गई है, डिस्कवर किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, विजयनगर के राजा तथा उनके जो नायक के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख है तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की है और उसके बारे में लिखा है। इनमें से सबसे उल्लेखनीय जो ट्रेवलर अकाउंट है वो निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी का है। अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा के दूत का है अफसानी। निक्तिन नामक रूस के एक व्यापारी ने भी यहाँ भ्रमण किया है। इन सभी ने 15वीं सदी में शहर की यात्रा की थी और द्वाते बारबोसा, डोबियो गुपेस तथा पुर्तगाल के फर्नाबो नुजिन जो सभी 16वीं सदी में भारत आए थे। ये अभी जो हमने बताया है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है शहर की खोज करने वाले में, और भी इसको हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ जो है तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख है तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का भी डिस्क्रिप्शन है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की है विजयनगर की, इसके बारे में उन्होंने अपने ट्रेवलर अकाउंट में भी
लिखा है, यात्रा वृत्तांत में भी वर्णन किया है। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय जो यात्रा वृत्तांत है वो निकोलो दे कांति नामक इतालवी यात्री का है। ठीक है, दूसरा यात्री कहिए या ये व्यापारी के रूप में भारत आया अब्दुल रज्जाक नामक फारस के, और निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी। इन सभी ने 15वीं सदी में यहाँ तरक्की थी, लेकिन 16वीं सदी में बारबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नांडो नूजीन, जो सभी 16वीं सदी में भारत आए थे। इसको पुस्तक में ज़रूर पढ़ लेना। अगर हमारी बात पूरी ना समझ जाए तो इस मिला लेना और देख लेना, अच्छे से इसकी तैयारी की जाएगी। आज जो है विजयनगर साम्राज्य राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, उसके आसपास जो प्रदेश थे। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में या विजयनगर जो कैपिटल है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एवरी एग्ज़ाम, जिसमें ये कोर्स में है, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इंटर के लिए तो भाई है आपके कोर्स में। तो देखिए, अब सबसे पहले हम वाटर सप्लाई, जल संपदा, वाटर वेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ये विजयनगर के अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन के विषय में हम देखें तो बड़ी चौंकाने वाली है। कैसी है? तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। तुंगभद्रा नदी है, उसने यहाँ न्यूट्रल एक वाटर वेल बना रखा है। ये नदी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से में बहती है, नॉर्थ ईस्ट। फिर सुनिए एक बार, तुंगभद्रा नदी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर से पूर्व की ओर जाती है ये नदी। ठीक है, आसपास का जो भूदृश्य है वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। करधनी का मतलब ये नहीं जो करधनी ऐसे करके जो बांधी जाती है कमर में, इसका मतलब परिवेश बनाती है, एक परिधि बना देती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिल जाती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ डैम बना करके अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। क्योंकि ये प्रायद्वीप के सबसे ड्राई क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के रिस्टोर और उसे सिटी तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट करना बहुत आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं सदी में या 15वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज हम कमलपुरम जलाशय कहते हैं। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कमलपुरम जलाशय कहते हैं। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को पानी मिलता है, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर की आज भी भग्नाशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने डैम से पानी लाया जाता है। उसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। कमलपुरम जलाशय हौज है। अब आगे जो है अगला प्रकरण जो हमारा आएगा, अभी विजयनगर जो इसकी कैपिटल सिटी है उसी पर चर्चा करेंगे। इसमें कई पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट डिस्कस किया है क्योंकि 44 करीब मिनट हो चुके हैं, तो क्लास का समय भी समाप्त होना चाहता है। तो बाकी का आप लोग जो हैं, आपके पास अगर पुस्तक है तो पुस्तक देख लीजिए, पुस्तक से मिला लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं पुस्तक है तो हम नोट्स भेज देंगे, नोट्स को मिला लें और नोट्स मिला करके ही
इस अध्याय को पढ़ें और हमारे वीडियो को प्ले करते हुए ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब हम ये जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त कर देंगे तो इसके बाद अब ये बुक सेकंड हम अब थोड़े दिनों के लिए रोक देंगे। बुक फर्स्ट और बुक थर्ड से जो भी सिलेबस में मौजूद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस में भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को, हमारे डाले गए वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखा करें। थैंक यू। धन्यवाद।